नमस्कार। क्लास 10 सोशल साइंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। हिस्ट्री से शुरू करेंगे। हिस्ट्री आपकी आनी टोटल 18 नंबर की थ्योरी और 2 नंबर का आपका मैप का रहेगा। तो इसमें जो चैप्टर 1, 2 और 5 ये मेनली आपके आने हैं। नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है राष्ट्रवाद क्या होता है। ऐसी भावना जो किसी राष्ट्र के प्रति अपनी निष्ठा और एकता को रिप्रेजेंट करती, यानी अपने राष्ट्र से प्रेम करना राष्ट्रवाद की भावना है। देन है निरंकुशवाद। ऐसी शासन व्यवस्था जिस पर कोई अंकुश नहीं लगाया जा सकता, यानी एक ही शासक के हाथ में सारी पावर्स रहती हैं। जैसे आपने याद हुआ फ्रांस में लुई 16वें का शासन। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है कल्पना आदर्श यानी यूटोपिया। ऐसे समाज की कल्पना करना जिसका संभव हो पाना, साकार हो पाना मुश्किल हो, उसको यूटोपिया कहते हैं। नेक्स्ट कहता है जनमत संग्रह, रेफरेंडम इसको बोला जाता है। जनता द्वारा किसी मुद्दे पर सीधे मतदान की प्रक्रिया, यानी जनता से किसी मुद्दे पर राय लेना, उसको कहते हैं जनमत। जन मीन्स लोग, मत मीन्स उनकी वोट, और संग्रह मीन्स कलेक्शन, जनमत संग्रह। अगला है उदारवाद, यानी ऐसी, इसको लिबरलाइजेशन बोलते हैं, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और कानून के समान विश्वास किया जाता है। यानी उदार यानी कानूनों में ढील देना। ठीक है, ये होता है कानूनों में ढील देना। ठीक है, नेक्स्ट कहता है जाल वेराइन। जाल वेराइन जर्मनी में जो परसा था, ठीक है, उसमें सीमा शुल्क संघ था जो 1834 में यानी 1834 में बनाया गया था। नेक्स्ट कहता है रूढ़िवादी या रूढ़िवाद। ठीक है, तो रूढ़िवाद वह व्यवस्था होती है जो पुराने संस्कारों या मूल्यों या विचारों पर ज़्यादा जोर देती है, यानी पुरातन विचारधारा, पुरानी विचारधारा पर जोर देना। नेक्स्ट रोमानीवाद। रोमानीवाद का मतलब होता है कला और साहित्य की भावना के द्वारा या किस्से, कहानियाँ, कविता, इनके माध्यम से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा देना, प्रकृति पर बल देना। इस प्रकार की जो विचारधारा होती है, इस प्रकार के जो इमोशंस होते हैं, उनको कहते हैं रोमानीवाद। नेक्स्ट कहता है नारीवादी या नारीवाद। ऐसी विचारधारा जो महिलाओं के समान अधिकारों पर बात करे, उसे कहते हैं नारीवाद या नारीवादी। नेक्स्ट है निर्जातीय समूह, एथनिक ग्रुप्स जिसको बोला जाता है, यानी एक जैसी संस्कृति, एक जैसी भाषा और एक जैसी परंपरा को मानने वाले लोगों का समूह निर्जातीय समूह कहलाता है। नेक्स्ट है जुंकर्स। जुंकर्स होते हैं जर्मनी, यानी जो वर्तमान में जर्मनी है, पुराना टाइम उसका रहता था परसा। वहाँ पर जो बड़े बड़े जमींदारों, शक्तिशाली कह लो या बड़े कह लो, बड़े जमींदारों का वर्ग था, या वर्ग कहिए या ग्रुप कहिए। ठीक है, उस ज़माने के बड़े बड़े जमींदारों का ग्रुप जुंकर्स कहलाता था। नेक्स्ट है यंग इटली और यंग यूरोप। ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी जूसेप मैत्सनी ने। ठीक है, और ये एक प्रकार का जो यंग इटली है, ये गुप्त संगठन था। ठीक, और यंग यूरोप, इसकी भी स्थापना जूसेप मैत्सनी ने ही की थी। ये दोनों एक प्रकार के जूसेप मैत्सनी द्वारा बनाए गए इटली को एकीकृत करने के लिए गुप्त संगठन थे। नेक्स्ट है लाल कुर्ती सेना। इसको रेड शर्ट आर्मी भी कहते हैं या रेड शर्टर्स भी कह देते हैं। ये गैरीबाल्डी के द्वारा बनाए गए समूह थे या उनकी सेना थी जो लाल कलर की शर्ट पहनती थी, इसलिए इनको लाल कुर्ती सेना कहते हैं। नेक्स्ट आता है यूनियन जैक। ये ब्रिटेन का झंडा था। ठीक है, यूनियन जैक। नेक्स्ट है गॉड सेव आवर नोबल किंग। इसको, ये ब्रिटेन का राष्ट्रगान बनाया गया था। ठीक है, ब्रिटेन का राष्ट्रगान है गॉड सेव आवर नोबल किंग। नेक्स्ट आता है नेपोलियन। नेपोलियन फ्रांस का राजा बना और ये वहाँ का एक महान सेनापति रहा। नेक्स्ट आता है, और ये बात थी 1804 की। ठीक है, नेक्स्ट आता है जूसेप
मैत्सनी, तो थोड़ी देर पहले भी आया था। जुसेप मैत्सनी इटली का राष्ट्रवादी नेता था जिसने यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना की थी। नेक्स्ट आता जुसेफ गैरीबाल्डी, ये है इटली का क्रांतिकारी नेता। ये दोनों जुसेप मैत्सनी और गैरीबाल्डी अपने अपने कंट्री में राष्ट्रवादी नेता रहे हैं और दोनों ही लगभग समकक्ष रहे हैं। नेक्स्ट आता काबूर, ये सार्डिनिया का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है बिस्मार्क, कि बिस्मार्क कौन था? तो बिस्मार्क इसको जर्मनी का एकीकरण करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ओटवान बिस्मार्क इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट आता है ड्यूक मेटरनिक, ये ऑस्ट्रिया का चांसलर था। आपको याद होगा एंटोनेट, जो लुई 16वें की पत्नी थी, वो भी ऑस्ट्रिया की ही थी, तो ये उस देश का चांसलर था। नेक्स्ट आता मारियान, फ्रांसीसी राष्ट्र की रूपक, यानी फ्रांस राष्ट्र की रूपक मारियान। नेक्स्ट है जार्मेनिया, ये जर्मन राष्ट्र की रूपक, ठीक है। और नेक्स्ट है भारत माता, ये भारत राष्ट्र की रूपक। तो ये तीनों इम्पोर्टेंट आपके लिए रहने वाले हैं। नेक्स्ट है वॉल्फ टाउन कौन था? ये आयरलैंड, इंग्लैंड के पास में एक जगह है आयरलैंड, वहाँ का राष्ट्रवादी नेता था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक सारियू, ये फ्रांसीसी चित्रकार था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में ये पूछा जाता है। नेक्स्ट है अर्नस्ट रेनन, ये भी फ्रांसीसी दार्शनिक था, फिलोसफर था। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन, ये ब्रिटिश कवि था जिनकी 1824 में बुखार के कारण डेथ हो गई थी। नेक्स्ट लुई जे ओटो पीटर्स, ये नारीवादी लेखिका थी जो महिलाओं को समान अधिकार देने के पक्षधर थी। वो कहती थी कि एक पढ़ी लिखी महिला को तो वोट देने का अधिकार नहीं है, जबकि एक अनपढ़ पुरुष को वोट देने का अधिकार है, वो गलत है। नेक्स्ट है एड्रियास रैबमान, ये जर्मन क्रांतिकारी था। नेक्स्ट है फ्रेडरिक विलेम फोर्थ, ये जो था पर्सा का राजा, ठीक है। नेक्स्ट है मॉन्टेस्क्यू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जिसने एक किताब लिखी थी स्पिरिट ऑफ लॉ, ठीक है। शक्तियों का विभाजन का सिद्धांत इन्होंने दिया था। नेक्स्ट है यूजीन डेला क्रोआ, ये डेला क्रोआ भी लिखा जा सकता है, डेला क्रोआ भी लिखा जा सकता है। ये भी फ्रांसीसी चित्रकार था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है। नेक्स्ट है जैकब ग्रीम कौन था? ये जर्मन भाषा के विद्वान थे। नेक्स्ट है विलेम ग्रीम, तो ये भी इनको ग्रीम बंधु कहते हैं, दोनों भाई थे ये। नेक्स्ट है ग्रीम फेरी ट्रेल्स, यानी इन दोनों को इकट्ठे में ग्रीम फेरी ट्रेल्स भी कहा जाता है, जिन्होंने जर्मन में वहाँ की जो लोकल कथाएं हैं उनको लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट है विलियम वॉल्फ, ये जर्मन का एक क्रांतिकारी लेखक था। नेक्स्ट आता है एंटोन वान वर्मन, ये जर्मन चित्रकार था, तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट आता है कि इंग्लैंड में राष्ट्र राज्य का निर्माण कब हुआ? अब सारे क्वेश्चन आपके तिथियों से संबंधित आएंगे, तो ये हुआ था 1688 में। नेक्स्ट आता है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में यूनाइटेड किंगडम, यानी जिसको आज हम यूके कहते हैं, उसका गठन कब हुआ? 1707 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। नेक्स्ट आता है एक्ट ऑफ यूनियन, 1707 का ये कानून है। नेक्स्ट आता है लुई 16वां फ्रांस का राजा कब बना? 1774 में। आगे है फ्रांसीसी क्रांति कब हुई? ये हुई थी जुलाई 1789 में, ठीक है। नेक्स्ट है आयरलैंड को कब बलपूर्वक ब्रिटेन में मिला लिया गया? 1801 में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट नेपोलियन फ्रांस का राजा कब बनता है? 1804 में। नेपोलियन की नागरिक संहिता कब लागू होती है? उसी साल उसने एक संहिता लागू की थी, यानी उन्होंने बहुत सारे कानून बनाए थे, उनको वहाँ की संहिता कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आगे इसका ऐसे टाइप क्वेश्चन भी आप ज़रूर करें। नेक्स्ट वियना कांग्रेस कब हुई? ये हुई थी 1814 या 15 ईस्वी में। नेक्स्ट लॉर्ड बायरन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि उसका बुखार के कारण डेथ हो गई थी। नेक्स्ट है एड्रियानोपल संधि के अनुसार यूनान कब स्वतंत्र हुआ? 1829 में। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है जालवेराइन, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, 1834 में पर्सा में ये इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है फ्रैंकफर्ट संसद, ये 1848 की बात है।
इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? इटली का 1870 में, जर्मनी का उससे अगले साल 1871 में, 1871। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है स्थान या सिंबल। सबसे पहले आता है कि हॉल ऑफ मिरर्स क्या है। ये जहाँ पर जो जर्मन साम्राज्य है उसकी घोषणा की थी, हॉल ऑफ मिरर्स। ठीक है, शीशों का बना हुआ ये एक वो बिल्डिंग है। नेक्स्ट है जेनेवा क्यों प्रसिद्ध है। ठीक है, दोनों ही ढंग से इसको लिखा जा सकता है। जेनेवा इटली का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जहाँ पर जूसेप मैत्सनी का जन्म हुआ और यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन और कूटनीतियों का ये केंद्र रहा है। आज भी जो WTO का ऑफिस है वो भी जिनेवा में ही है। नेक्स्ट है सारब्रुकन क्यों प्रसिद्ध है। ये कोयला खदान और उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है सेंट पॉल चर्च क्यों प्रसिद्ध है। यहाँ पर फ्रैंकफर्ट संसद हुई थी 1848 में, जर्मनी में। ठीक है, नेक्स्ट है वियना क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वियना कांग्रेस हुई थी। ये क्वेश्चन रोटेट होके आ गया। नेक्स्ट है स्लाव कौन है। स्लाव जो हैं ये पूर्वी यूरोप के यहाँ पर ये बाल्कन प्रदेश इसको बोलता है, बाल्कन प्रदेश के निवासी। ठीक है, बाल्कन एक प्रदेश है, कई छोटे छोटे देशों का समूह है, तो उस बाल्कन प्रदेश के निवासियों को कहते हैं स्लाव। नेक्स्ट राइक्सटैग, जर्मनी की संसद को राइक्सटैग कहते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं जो कथन आपसे पूछे जाते हैं। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी की यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है। तो ये मैटरनिक का है। नेक्स्ट मैत्सनी सबसे खतरनाक शत्रु है, तो ये किसने कहा था, ये भी मैटरनिक ने ही कहा था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो आपका बड़ा क्वेश्चन आ गया ऐसे टाइप या लॉन्ग क्वेश्चंस, जैसे नेपोलियन ने कौन से सुधार किए थे 1804 में, तो वो आप बताएंगे। इसको कहते हैं 1804 की नागरिक संहिता, नेपोलियन कोड। इसने कानून के समान सबको समानता मानना था, सामंतवादी व्यवस्था खत्म कर दी थी, धार्मिक समानता एक बढ़ाई थी, केंद्रीय प्रशासन को बढ़ावा दिया था, एक जैसा टैक्स व्यवस्था कर दी थी, एक जैसी माप प्रणाली इसने बनाई थी, एक जैसी परिवहन की व्यवस्था इन्होंने की थी। ये सब इसने सुधार किए थे, इनको कहते हैं नागरिक संहिता नेपोलियन की। नेक्स्ट आ गया बाल्कन प्रदेश, इसमें राष्ट्रवाद क्यों फैला। उस्मानी साम्राज्य का पतन हो गया था, वहाँ पर भी विभिन्न जाति समूह स्वतंत्रता चाहते थे। यूरोपीय शक्तियों का वहाँ पर हस्तक्षेप बढ़ा और संस्कृति और भाषाई एकता की भावना के कारण इनमें नेशनलिज्म की भावना इंक्रीज हुई। अगला आता है वियना संधि के उद्देश्य क्या थे। ये हुई थी 1805 में। तो यूरोप के जो राजशाही थी उसको पुनर्स्थापना करना, यानी जो नेपोलियन द्वारा जीते गए प्रदेश थे उनको वापस स्थापित करवा देना, फ्रांस को कमज़ोर कर देना, शक्तियों का संतुलन बनाए रखना और क्रांतिकारी विचारधारा को रोकना, ताकि वहाँ पर इनकी व्यवस्था चलती रहे। नेक्स्ट वियना संधि के प्रभाव क्या पड़े। तो फ्रांस की सीमाएं सीमित कर दी गई, यानी उसके जो फ्रांस की जो बॉर्डर पर स्टेट होते थे उनको सब अलग अलग देशों में बांट दिया गया। पुराने राजवंशों की पुनर्स्थापना हुई, राष्ट्रवाद और उदारवाद को दबाया गया और यूरोप में अस्थायी शांति कुछ समय के लिए बनी। अगला है फ्रांसीसी क्रांति के कारण, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो इसका कारण था निरंकुश राजतंत्र, लुई 16वें का शासन कह लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है सामाजिक असमानता, आर्थिक संकट, करों का बोझ। आपको याद होगा टाइल और टाइड दो तरह के वहाँ पर टैक्स लगाए गए थे। तो ये सब जनता पर, वहाँ पर 3 स्टेट में समाज को बांटा गया था। पहला और दूसरा स्टेट कोई टैक्स नहीं देता था, सारे टैक्स जो है वो तीसरा स्टेट यानी जनसाधारण देते थे। नेक्स्ट आता है उसमें प्रबोधन की विचारधारा, यानी क्रांतिकारी विचारधारा। नेक्स्ट आ गया आपका टाइड और टाइल। चर्च द्वारा लिए जाने वाला टैक्स जो था धार्मिक कर था ये फ्रांस में, और टाइड था ये किसानों पर सीधा टैक्स लगाती थी सरकार। तो ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट है नया जो फ्रांसीसी झंडा है उसमें कितने रंग थे। तो 3 रंग थे, नीला, सफ़ेद और लाल। नेक्स्ट है स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, नेशनल असेंबली। उससे अगला क्वेश्चन आता है राष्ट्रीय सभा ने किसे मताधिकार दिया।
सक्रिय नागरिकों को, एक्टिव नागरिक, यानी जो सरकार को कम से कम अपना 1/3 हिस्सा टैक्स के रूप में देते थे। नेक्स्ट आता है सिलेसिया के बुनकरों ने विद्रोह क्यों किया था? कम मजदूरी और शोषण के कारण। अगला इम्पोर्टेंट आता है कि पोप कौन है? कैथोलिक चर्च का जो धार्मिक नेता होता है, ठीक है, उसको कहते हैं पोप। ये इटली में है कैथोलिक चर्च। नेक्स्ट आता है इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं? कावूर को। आगे क्वेश्चन आता है टूटी हुई जंजीर किसका प्रतीक है? स्वतंत्रता का। नेशनल स्टेट या राष्ट्र राज्य क्या होता है? ऐसा राज्य जिसमें समान भाषा हो या एक जैसी संस्कृति और एक जैसी ही सरकार हो। तो ये था आपका पहला चैप्टर। चैप्टर 2 हिस्ट्री, भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया। क्वेश्चन है जबरन भर्ती क्या होती? फोर्स्ड रिक्रूटमेंट, यानी लोगों को उनकी इच्छा के विरुद्ध सेना में भर्ती करना। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के दौरान ऐसा रहा है। नंबर 2 होता है पिकेटिंग। विरोध करने का एक तरीका होता है कि जब किसी फैक्ट्री या संस्थान के गेट के बाहर बैठ जाते हैं और रास्ता रोक दिया जाता है, इस प्रकार के धरने को कहते हैं पिकेटिंग। नेक्स्ट है काला कानून, ब्लैक लॉ। 1919 में इंपीरियल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था जिसको कहते हैं रॉलेट एक्ट, क्योंकि इसको जिस अधिकारी ने बनाया था उनका सरनेम था रॉलेट, तो उनके नाम से ये कानून बनाया था। इसको काला कानून कहा गया। क्यों? क्योंकि इसमें किसी भी भारतीय को केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में डाल दिया जाता था और उसको किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता लेने का भी अधिकार नहीं था। इसलिए भारत के लोगों ने इसको काला कानून कहा और इसके विरोध में बहिष्कार किए, यानी बहिष्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया बायकाट, कि किसी वस्तु या संस्थान या शासन के से संबंध तोड़ना, ठीक है। और काले कानून के विरुद्ध ही बाद में जलियांवाला बाग में लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, जो आगे क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है खलीफा किसे कहते हैं? तो इस्लाम धर्म के सर्वोच्च धार्मिक राजनीतिक नेता को, रिलीजियस लीडर को खलीफा कहा जाता है। नेक्स्ट कहता है गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के बागान होते थे, जैसे जो उनके चाय या कॉफ़ी के बागान होते थे, उनके अंदर लोगों को मज़दूर के रूप में रखा जाता था, ठीक है। उनको बंधुआ मजदूर कहते थे। इनको कभी कभी विदेश भी भेज दिया जाता था। एक्चुअली में ये गिरमिटिया शब्द जो है ये एक होता था परमिट, और जो है वो एक परमिट बनाते थे, जिसको ये जो मज़दूर होते थे ये अनपढ़ होते थे, जो इसको ठीक ढंग से उच्चारित नहीं कर पाते थे। ये परमिट जो शब्द है वो धीरे धीरे गिरमिट बन गया और गिरमिट के कारण से ही इनको धीरे धीरे गिरमिटिया मजदूर कहने लगे। नेक्स्ट आता है बेगार। बेगार का मतलब होता है बगैर वेतन के ज़बरदस्ती काम कराना, लेबर कराना, इसको बेगार कहा जाता है। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको कहते हैं विनय के साथ किसी शांतिपूर्वक तरीके से कानूनों का उल्लंघन करना। और ये 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने ये आंदोलन शुरू किया था, जब नमक सत्याग्रह गांधी जी ने किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया नमक सत्याग्रह। ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है। और ये गुजरात के अहमदाबाद से शुरू हुआ, साबरमती आश्रम से, और अहमदाबाद से लेके और सूरत तक पैदल यात्रा की थी। 78 वॉलंटियर गांधी जी के साथ चले थे और वहाँ तक जाते जाते लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए थे। और वहाँ जाकर उन्होंने 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान समुंदर के किनारे पर समुंदर के पानी से नमक बनाया था। इसको कहते हैं नमक की यात्रा और नमक सत्याग्रह। इन्हें कहता है पृथक निर्वाचन, अलग अलग समुदाय के लिए अलग अलग मतदान सूची बनाना या मतदाता सूची बनाना, या अलग अपने लिए अपनी समुदाय के अनुसार एक अलग इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसी कह लो या निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करना। ये होता है अलग सेपरेट इलेक्टोरेट। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट डेट्स। तो इसमें सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि आसाम के बागान मजदूरों पर इंग्लैंड इमिग्रेशन एक्ट कब लागू हुआ है? 1859 में। नेक्स्ट है वंदे भारत गीत की रचना कब हुई? 1870 के दशक में।
बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा ये की गई थी। नेक्स्ट, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में, और ये लगभग 9-10 जनवरी की बात है। 9-10 जनवरी शायद ये यही डेट रही होगी, 1915 की है। नेक्स्ट, चंपारण सत्याग्रह से पूर्व गांधी जी ने चंपारण का दौरा कब किया? ये किया था 1916-17 में, ठीक है। और 1917 में फिर वहाँ पर चंपारण सत्याग्रह होता है। बिहार जो राज्य है उसके बिल्कुल नॉर्थ वेस्ट कोने में है चंपारण, नेपाल के सटा हुआ क्षेत्र। वहाँ के किसान जो है वो इंडिगो की खेती के विरोध आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट, लखनऊ समझौता कब हुआ? 1916 में। चंपारण और खेड़ा सत्याग्रह कब हुए? 1917 में चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था 1918 में। ये गुजरात में है और चंपारण बिहार में है, ठीक है। तो ये था। नेक्स्ट है, अहमदाबाद में सूती मिल मजदूरों ने हड़ताल कब की? ये की थी 1918 में। उन्होंने वेतन वृद्धि और बोनस की मांग के लिए ऐसा किया था। इसमें पिकेटिंग की गई थी। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांति सभा हो रही थी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध, काले कानून के विरुद्ध। और जनरल डायर, एक अंग्रेज अधिकारी, ने आदेश दे दिया और अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिससे निर्दोष लोग बड़ी संख्या में मारे गए। लगभग 106 लोग तो वहाँ पर जो बना हुआ एक कुआं है उस कुएं में कूद गए जान बचाने के लिए और उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट है, कांग्रेस के सेशन। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए थे उनसे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक है सितंबर में हुआ था कोलकाता में। कोलकाता वेस्ट पश्चिमी बंगाल में है, ये मैप पे भी आएगा ये वाला पॉइंट। दूसरा हुआ था दिसंबर 1920, ये हुआ था नागपुर में। ये भी आपसे मैप पे पूछा जाएगा, ये दोनों टॉपिक मैप के रिलेटेड भी रहेंगे। नेक्स्ट, असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुए? तो ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था 1920 में, खिलाफत आंदोलन 1919-20 में। असहयोग गांधी जी ने चलाया था और खिलाफत आंदोलन मुस्लिम समुदाय के द्वारा चलाया गया था तुर्की के खलीफा जो धार्मिक नेता है उनके समर्थन में। दोनों ही आंदोलन ब्रिटिश शासन का शांतिपूर्वक विरोध और स्वराज्य प्राप्ति की मांग के लिए किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चौरी चौरा की घटना कब हुई? ये 4 फरवरी 1922 की घटना है। असहयोग आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है ये स्थान आज के डेट में। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर जो आंदोलनकारी हैं और पुलिसकर्मी हैं, जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी, दोनों की भिड़ंत हो जाती है और उग्र भीड़ ने जो है पुलिस चौकी में आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मी मारे गए। इसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट, अलूरी सीताराम राजू कौन थे? उन्हें फांसी क्यों दी गई? अलूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासी लोगों के लीडर थे। उन्होंने रंपा विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्होंने लोगों को मोटिवेट किया था कि वो वनों की रक्षा करें, शराब ना पिए, जुआ ना खेले। इस प्रकार से वो काफ़ी उनके बीच में फेमस थे और उनको वो लोग जादुई या विशेष छवि का व्यक्ति मानते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनको बाद में 1924 में फांसी की सज़ा दे दी थी। नेक्स्ट है, 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ था, जिसको आज चेन्नई कहते हैं। ये भी आपका मैप का टॉपिक रहेगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन भारत कब आया था? ये आया था 1928 में और इसको बनाने वाले या इसके लीडर जो थे, अध्यक्ष थे, वो जॉर्ज साइमन थे, इसलिए इसको साइमन कमीशन कहते हैं। और इसका विरोध क्यों हुआ था? क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीय लोगों ने इसका विरोध किया था, क्योंकि जो साइमन कमीशन के सदस्य हैं वो भारत के पक्ष में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, इसलिए इसका विरोध किया गया। नेक्स्ट, 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? वो हुआ था लाहौर में। ये रावी नदी के किनारे पर है लाहौर। उस टाइम में भारत ही होता था, अब ये पाकिस्तान में है। नेक्स्ट, दांडी मार्च, ये आपको पहले ही बता दिया था। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक की 240 मील की यात्रा की थी। लगभग ये 391 किलोमीटर बनते हैं। तो इतनी दूर तक यात्रा की और वहाँ दांडी नामक स्थान पर जाकर कानून तोड़ा था अंग्रेज़ों का, ठीक है। नेक्स्ट आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये 1930 में ही 6 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था, ठीक है।
और गांधी जी ने कहा था विनय के साथ अंग्रेज़ों के कानूनों को मानना बंद कर दीजिए, और उसके लिए उन्होंने सिंबॉलिक रूप से अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया नमक का कानून तोड़ दिया था। नेक्स्ट, गांधी इरविन समझौता कब हुआ? ये हुआ था 1931 में। इसको प्रथम गोलमेज सम्मेलन भी कहते हैं। नेक्स्ट, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को। नेक्स्ट, पूना पैक्ट कब हुआ? ये 1932 में हुआ था, और इसके लिए दलित वर्गों के लिए आरक्षित सीटों की मांग की गई थी। ठीक है, ये महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच में हुआ था। नेक्स्ट, भारत छोड़ो आंदोलन, इसे अगस्त क्रांति क्यों कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 से मुंबई के आज़ाद मैदान से, और ये अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए इसको अगस्त क्रांति कहते हैं। नेक्स्ट आता करो या मरो का नारा, ये गांधी जी ने दिया था अगस्त क्रांति के दौरान, क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान, और उन्होंने लोगों को कहा था कि या तो आंदोलन करिए, अदरवाइज आप अंग्रेज़ों के गुलाम रहिए। नेक्स्ट, साबरमती आश्रम क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। गुडेम पहाड़ियाँ क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ पर रंपा विद्रोह हुआ था, जिसका नेतृत्व किया था अलूरी सीताराम राजू ने। चंपारण क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरुद्ध, इंडिगो की खेती के विरुद्ध। चोरा चोरी क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ 4 फरवरी 1922 को हिंसक घटना हो गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। नेक्स्ट, बारदोली क्यों प्रसिद्ध है? ये गुजरात में है, यहाँ पर बारदोली सत्याग्रह हुआ था। पूर्ण स्वराज्य की मांग कब हुई थी? ये दिसंबर 1929 में हुई थी, लाहौर में, कांग्रेस के सेशन के दौरान। अगला है प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ? 1914 से 18 तक। नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के कारण और कार्यक्रम क्या थे? तो देखिए, असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 से शुरू हुआ था, और जो कांग्रेस का सेशन हुआ था दिसंबर 1920 में, उसमें ये डिसीजन लिया था कि हम अगले वर्ष यानी 2021 आप इसको कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। उसके पीछे कारण क्या थे? 1919 का रॉलेट एक्ट, 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। ठीक है, ये इसके प्रमुख कारण थे। इसमें कार्यक्रम क्या अपनाया गया कि सरकारी संस्थाओं का बहिष्कार करना है, सरकार के द्वारा यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो उपाधियाँ दी गई है उनको त्याग देना है, विदेशी वस्तुओं का त्याग करना यानी उनकी होली जलाया जाना, और स्वदेशी वस्तुओं यानी खादी को अडॉप्ट करना। ठीक है, ब्रिटिश की जो रेलगाड़ियाँ थी उनको त्याग देना, अपने परिवहन के साधन अपनाना, ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस चौकी है उसमें शिकायत न करना, ग्राम पंचायत में अपना सोल्यूशन कर लेना। ये सारा जो था कार्यक्रम हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान सर की उपाधि किसने त्यागी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी। केसरे हिंद की उपाधि किसने त्याग दी थी? तो वो महात्मा गांधी जी ने त्याग दी थी। ठीक है, अब आगे आता है कि असहयोग आंदोलन का महत्व क्या है। इससे जनप्रतिनिधित्व बढ़ा, राष्ट्रीय एकता की जो है मुहिम पूरे देश में चली, ब्रिटिश सरकार को काफ़ी इससे चुनौती मिली, और राजनीतिक चेतना यानी राष्ट्रवाद की भावना देश में बढ़ी। आगे आता है कि असहयोग आंदोलन में किन लोगों ने भाग लिया या किन समूहों ने भाग लिया। तो इसमें किसानों ने, मजदूरों ने, विद्यार्थियों ने, व्यापारियों ने, महिलाओं ने, शहरी और ग्रामीण जनता ने, यानी ये लगभग पूरे देश में काफ़ी व्यापक रहा। ठीक है, ये असहयोग आंदोलन बंद कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को चोरा चोरी की घटना हुई, तो गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, यानी बंद कर दिया। नेक्स्ट है कि आदिवासी किसे ईश्वर का अवतार मानते थे? तो गुडेम पहाड़ी आंध्र प्रदेश के अंदर अलूरी सीताराम राजू को वहाँ के आदिवासी समुदाय ईश्वर का अवतार मानते थे। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्य और अहिंसा पर आधारित नैतिक प्रतिरोध, यानी गांधी जी जो है सत्याग्रह को एक प्रकार से विरोध का तरीका बनाते थे। ठीक है, वो कहते थे कि यदि आपका जो आग्रह सत्य है तो आप जो है सामने वाले पर प्रेशर डाल सकते हैं। नेक्स्ट, भारत माता की छवि का चित्र किसने बनाया? अबिंदरनाथ टैगोर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अबिंदरनाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं शायद, जहाँ तक मैं जानता हूँ। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रवाद में
लोक कथाओं का क्या महत्व है। इससे इतिहास और संस्कृति को सुदृढ़ता मिलती है और राष्ट्रीय एकता की भावना बढ़ती है। यानी लोक कथाएं जो लोकल गीत जो किसी भी एरिया में चलते हैं। नेट चंपारण सत्याग्रह का महत्व क्या है। ये 1917 में एक पहला भारत का सफल किसान सत्याग्रह था। इसमें नील की खेती के विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया और जनसाधारण में इसमें विश्वास बढ़ा कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध कर सकते हैं। गांधी जी ने जो है इसको लीड किया था। नेक्स्ट दांडी मार्च के बारे में आप क्या जानते हैं। दांडी मार्च शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 तक रहा। ठीक है, भारत का एक राज्य है गुजरात। ठीक है, यहाँ अहमदाबाद है, यहाँ सूरत है। ठीक है, तो इनके बीच की ये जो दूरी है गांधी जी ने पैदल यात्रा की थी और यहाँ जाकर सूरत के पास दांडी में नमक का कानून तोड़ा था इसे, और वहाँ से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसे बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। नेक्स्ट हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखी थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, तो ये था आपका सेकंड चैप्टर। जो आपका थर्ड चैप्टर है भूमंडलीकृत विषयों का बनना। इसमें से केवल जो है आपके टॉपिक 1 और 1.3 आप अपनी NCERT की बुक लें और उसमें केवल ये जिन टॉपिक के सामने 1 से लेके और 1.3 तक आता है वही आप पढ़ेंगे, वही आप CBSE बोर्ड एग्ज़ाम में आएगी, बाकी का नहीं आएगा। ठीक है, ये जो नीचे के पोर्शन रह जाएंगे ये आपका नहीं आना है। और इसी प्रकार से जो चैप्टर नंबर 4 है औद्योगिकरण का युग, ये भी आपका केवल पीरियोडिक असेसमेंट के लिए दिया गया है, ये एनुअल एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चैप्टर को केवल 1 से लेकर 1.3 तक उसको एक बार देख लें, जो क्वेश्चन उसमें आते हैं उन्हीं का रिवीजन आप कर लें। चैप्टर 5 मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट कल्चर और आधुनिक दुनिया मॉडर्न वर्ल्ड, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है मुद्रण संस्कृति से आप क्या समझते हैं, प्रिंट कल्चर क्या होता है। प्रिंट कल्चर यानी मुद्रण संस्कृति में छपी हुई सामग्री शामिल होती है, जिसमें पुस्तकें, अखबार, पत्र पत्रिकाएँ, पैम्पलेट यानी कोई भी रिटर्न जो सामग्री है वो सब प्रिंट कल्चर में आती है, मुद्रण संस्कृति में आती है। नेक्स्ट आता है वुड ब्लॉक प्रिंटिंग। वुड माने होता है लकड़ी, ब्लॉक माने होते हैं गुटके, लकड़ी के गुटके। जैसे मान लो किसी लकड़ी के गुटकों पर ऐसे अल्फ़ाबेट लिख दिए जाएं और फिर उनके आधार पर प्रिंटिंग की जाती है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी चीन से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की। लकड़ी के गुटकों या तख्ती पर अक्सर उकेर दिए जाते थे और उससे छपाई की जाती थी। जैसे आपने स्टैम्प देखा होगा, स्टैम्प पैड पे लगाते हैं और स्टैम्प को जो है वहाँ पर रख देते हैं तो उसकी छपाई जो है पेज पर आ जाती है। तो शुरुआत में इसी प्रकार से हुई थी, लेकिन वो उस टाइम लकड़ी के गुटके होते थे। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग को चीन से यूरोप कौन ले गया। वो था मार्को पोलो, इटली का खोजी यात्री था जो चीन में यात्रा करने आया था। तो यहाँ से उस टेक्निक को ये यूरोप ले गया था। नेक्स्ट मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था और इसने इटली में किन बुराइयों को देखा। तो मार्टिन लूथर जर्मनी का व्यक्ति था और वो इटली की कैथोलिक चर्च में यात्रा के लिए गया था, जहाँ पर उसने चर्च के लालच को देखा, वहाँ पर भ्रष्टाचार को देखा। पोप जो वहाँ का धार्मिक नेता होता है, वहाँ पर उसने उनसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनका विश्लेषण किया। नेक्स्ट है चर्च क्या है। ईसाइयों की धार्मिक संस्थान या उपासना स्थल, उसको चर्च कहते हैं। नेक्स्ट है पोप कौन होता है। कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु पोप कहलाता है। मार्टिन लूथर ने किसकी निरंकुशता का विरोध किया। निरंकुशता का मतलब जिस पर कोई अंकुश ना लगा सके। तो उसने पोप और कैथोलिक चर्च की निरंकुशता का विरोध किया था। मार्टिन लूथर जर्मनी के निवासी ने, जिसने कैथोलिक चर्च की यात्रा की थी। नेक्स्ट मार्टिन लूथर ने किसे सशक्त माध्यम माना था। उसने माना था प्रेस को। वो कहता था कि प्रेस के द्वारा हम विरोध कर सकते हैं या अपने विचारों को दूर तक पहुंचा सकते हैं। और मार्टिन लूथर ने प्रिंटिंग को ईश्वर की महानतम देन माना था। यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि ईश्वर की महानतम देन उसने किसे माना। तो मुद्रण संस्कृति यानी प्रिंट मीडिया को, छपी हुई सामग्री को। नेक्स्ट बाइबल क्या है। ये ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ होता है। नेक्स्ट इक्विजिशन, ये एक धार्मिक संस्था होती है। इसकी स्थापना का उद्देश्य क्या है।
विधर्म को दबाना या धार्मिक नियंत्रण करना। यानी जो मार्टिन लूथर ने जो एक्टिविटी शुरू की थी, तो कैथोलिक चर्च ने इसकी स्थापना की थी इक्विजिशन की, ताकि वो इस प्रकार के विचारों को दबा सके। नेक्स्ट, प्रगति सुधार आंदोलन क्या था? चर्च सुधार हेतु कैथोलिक चर्च का ये एक आंदोलन था। नेक्स्ट है जेसुइट क्या है? ये कैथोलिक रिलीजियस जो है एक ऑर्डर या संघ था। नेक्स्ट है एम के गांधी ने किस लड़ाई को स्वराज्य की लड़ाई कहा? दांडी मार्च या सत्याग्रह को। ठीक है। नेक्स्ट है प्रेस की स्वतंत्रता, यह कथन किसने और कब दिया? ये दिया था जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में। नेक्स्ट, योहान गुटेनबर्ग कौन था? तो वो जर्मनी का निवासी था और उसने सबसे पहली मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी। मूवेबल का मतलब घूमने वाली। जैसे आपने टाइपराइटर देखा होगा पुराने टाइप का, तो उसमें जैसे ही बराबर की एक पत्ती को प्रेस करते हैं तो ऐसे वो रोल कर जाता है, पेज आगे की ओर मूव कर जाता है। तो उसने सबसे पहले इसी प्रकार की एक प्रिंटिंग प्रेस बनाई थी, योहान गुटेनबर्ग ने, मूवेबल प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, इसलिए विश्व की पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है उसको गुटेनबर्ग प्रेस भी कहा जाता है और ये बनी थी 1440 के दशक में। ठीक है। नेक्स्ट आता पुनर्जागरण काल 1468 1468 से लेकर 1536 1536 तक के कार्य को या काल को कहते हैं पुनर्जागरण काल। और उस दौर के विद्वान हैं इरेस्मस। आगे करा, इरेस्मस ने चर्च को लालची क्यों कहा? क्योंकि धन की लालसा और भ्रष्टाचार के कारण। जब मार्टिन लूथर भी कैथोलिक चर्च गया था तो उसने देखा कि हर स्थान पर ऐसे डोनेशन बॉक्स जो है वो रख दिए जाते हैं कि आप इसके अंदर पैसा डिपॉजिट करिए। न करा, इरेस्मस पुस्तकों को भिन भिनाती हुई मक्खियाँ क्यों कहता था? जैसे आपने देखा होगा मक्खी इधर उधर चली जाती है, तो इरेस्मस मानता था कि किताबें भी ऐसी होती हैं जो ज्ञान के प्रसार को लेकर कहीं पर भी पहुंच सकती है, यानी उसमें आप जो बातें लिख देंगे वो जो है दूर तक विश्व में फैल जाएंगी। ये बात है 1414वीं और 15वीं शताब्दी की। और आजकल तो आप देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से कहीं पर भी मैसेज सर्कुलेट हो जाते हैं। नेक्स्ट कह रहा है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ और क्यों? ये 1878 की बात है और भारतीय प्रेस यानी जो भारत का प्रिंट मीडिया था उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने ये लागू किया था। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति का महिलाओं पर क्या प्रभाव पड़ा? तो महिलाएं पढ़ी लिखी होने लगी, अब उनकी पाठ लेखन यानी लिखने की और पढ़ने की चेष्टा बढ़ने लगी। ठीक है। नेक्स्ट है गरीबों पर क्या प्रभाव पड़ा प्रिंट मीडिया का? अब सस्ती जब किताबें आने लगी तो सूचना दूर दूर तक पहुंचने लगी और गरीब व्यक्ति भी न्यूज़पेपर के माध्यम से सूचनाओं की जानकारी प्राप्त करने लगे। नेक्स्ट है समाज सुधारकों पर प्रिंट मीडिया का क्या प्रभाव पड़ा? समाज सुधारक अब किताबों और पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को दूर तक भेजने लगे और आंदोलन जो है वो सशक्त होने लगे। नेक्स्ट है मुद्रण संस्कृति को निरंकुशवाद का अंत क्यों माना जाता है? क्योंकि प्रिंट कल्चर के आने से जो विचार हैं लोगों के वो दूर दूर तक फैलने लगे और जो सत्ता की निरंकुशता थी उसको चुनौती प्रिंट माध्यम से दी जाने लगी, इसलिए ऐसा कहा जाता है। नेक्स्ट, धर्मगुरु, सम्राट या लेखक प्रिंट मीडिया को लेकर चिंतित क्यों थे? क्योंकि उनको पता था कि प्रिंट मीडिया के माध्यम से उनका नियंत्रण कम होने वाला है और उनकी आलोचना बढ़ने वाली, यानी उनका क्रिटिसिज्म होने वाला है। नेक्स्ट आता भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ? पत्र पत्रिकाओं अखबारों के माध्यम से। जब प्रिंट मीडिया आया तो उससे काफ़ी भारत में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी, क्योंकि विचार जो है वो दूर दूर तक पहुंचने लगे। नेक्स्ट, प्रारंभिक जो छपी हुई किताबें थी या उनको पांडुलिपियाँ भी कहते हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी? नंबर 1, वो बहुत बड़ी होती थी। नंबर 2, वो चरम पत्रों पर भी लिखी जाती थी या ताड़ पत्रों पर लिखी जाती थी। वो हाथ से लिखी जाती थी, महंगी होती थी। उनको सजावटी जो शुरुआती छपाई है वो सजावटी अक्षर यानी उसके किनारों पर जो है वो बेल वो लगा दिए जाते थे, बॉर्डर। यूरोप में छापे खाने की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ा? पुस्तकें सस्ती हो गई। जब ज़्यादा प्रिंट वो लगने लगी प्रिंटिंग प्रेस तो किताबें सस्ती हो गई क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया। इसी प्रकार से आगे कह रहा है प्रेस या यांत्रिक मशीन में परिवर्तन से क्या हुआ? जब मशीनें आने लगी बिजली की या भाप के इंजन से चलित, तो अब वो तेज़ हो गई और ऑफसेट प्रिंटर जो आजकल किताबें प्रिंट होती हैं
इसी प्रकार की प्रिंटिंग टेक्निक आने से जो है वो तीव्र परिवर्तन हुआ। जैसे आजकल तो प्रिंट जो है वो आप देख रहे हैं, पेज को वो ऑटोमेटिकली पलट के प्रिंट कर देता है। नेक्स्ट कहता है भारत में दृश्य संस्कृति। दृश्य का मतलब होता है विजुअल, ऑडियो। जैसे आप टेलीविज़न देखते हैं तो या स्क्रीन देखते हैं तो ये विजुअल जो है ऐसी संस्कृति को कहते हैं, यानी जिसमें दिखाई दे चित्र। इसमें कैलेंडर हो सकते हैं, चित्र हो सकते हैं, कार्टून, पोस्टर, ये सब हो सकते हैं। तो प्रारंभ में यही दृश्य सामग्री थी, बाद में जो है टेलीविज़न जैसी टेक्निक आई। नेट उपन्यासों ने सामाजिक चेतना कैसे बढ़ाई। नॉवेल्स के द्वारा क्या हुआ, उनके अंदर जो समाज में फैली हुई समस्याएं हैं उनके ऊपर नॉवल आने लगी, तो लोगों में वो विचार आगे तक पहुंचने लगे और साक्षरता का जुनून उनमें बढ़ने लगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, एक नया पाठक वर्ग बना और नई नई जो लिखने की टेक्निक है वो बनने लगी। जैसे कविता है, किस्से हैं, कहानियाँ हैं, नाटक है। ठीक ऐसे मुद्रण ने फ्रांसीसी क्रांति की ज़मीन कैसे तैयार की। फ्रांसीसी क्रांति हुई थी 1789 में लुई सोलवे के अगेंस्ट। ठीक है, तो उसने कह रहा है कि जब प्रिंट कल्चर आया 14वीं-15वीं शताब्दी में, तो ये फ्रांसीसी क्रांति का एक मुख्य कारक कैसे बना। इसके कारण क्या हुआ कि जो विचार हैं वो दूर दूर तक फैलने लगे और लुई सोलवे की निरंकुशवाद जो है उसका जो कमियां हैं वो समाज में फैलने लगी, जिससे समाज जो है एकत्रित हुआ। आगे कह रहा जापान की सबसे पुरानी छपी हुई किताब कौन सी है, उसका नाम होता है डायमंड सूत्र। ठीक है, नेक्स्ट कहता है वेलम क्या होता है। वेलम ये एक प्रकार का चरम पत्र इसको कहते हैं, यानी जो पशुओं के खाल होती जानवरों की, उसको सुखाकर उसके ऊपर लिखा जाता था, इसको कहते हैं चरम पत्र या वेलम। नेक्स्ट कहता है प्लाटाइन क्या होता है। इटली का ये एक प्रकार की उपाधि भी होती है और इसको एक ये लिखने से संबंधित भी होता है। ठीक है, नेट गाथा गीत। गाथा गीत का मतलब गाथा का मतलब एक प्रकार से लंबी कहानी हो गया, और गीत यानी एक प्रकार की लोक गीत, लोक कथाएं, जो बहुत लंबी किस्से कहानियाँ होते हैं उनको कहते हैं गाथा गीत। नेट कर रहा है इंक्विजिशंस क्या है। ये पहले भी क्वेश्चन आया था, इसको कहते हैं चर्च की धार्मिक अदालत। ठीक है, नेट चैपेक बुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन में आता है। चैपेक बुक छोटी सी पुस्तक होती है जो आपकी पॉकेट में आ जाती है, यानी जो हमारी शर्ट में छोटी पॉकेट होती है उसमें भी यदि कोई आ जाए, जैसे आपने छोटी डिक्शनरी देखी होगी, उस टाइप्स की बुक को कहते हैं चैपेक बुक। इसको कभी कभी गुटका भी कहते हैं। नेक्स्ट पांडुलिपियाँ, हाथ से लिखी हुई किताबों को पांडुलिपियाँ कहते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस कौन लाया। पुर्तगाली नाविक लाए थे। क्या हुआ था, चीन से मार्टिन लूथर जो मार्को पोलो है वो इसको इटली ले गया, इटली से ये पूरे यूरोप में फैली, यूरोप से पुर्तगाली नागरिक इसको भारत में लाए थे, गोवा में। ठीक है, तो ऐसे ही ये रोटेट होके टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में फैलती है। नेक्स्ट कह रहा उलमा क्या है। इस्लामी विद्वानों को उलमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किता गाओ उता मारो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। ये एक प्रकार के एक व्यक्ति थे जो जापानी कलाकार थे। किता गाओ उता मारो। नेक्स्ट कह रहा कंपोजिटर कौन होता है। टाइप जमाने वाला, यानी कंपोज करने वाला। ठीक है, ये टाइपिंग से रिलेटेड है। आगे कहता है गैली क्या है। टाइप रखने की धातु ट्रे, जो एक प्रकार की ट्रे होती है जिसके अंदर जो मेटल्स के गुटके हैं उनको रखा जाता है। नेक्स्ट है मैक्सिमम गॉर्की कौन था। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में एक एक अंक में बहुत पूछे जाएंगे। ये है रूसी लेखक। रवि वर्मा कौन थे, ये भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ये भारतीय देवी देवता का चित्र बनाने वाले चित्रकार थे। नेक्स्ट है बंगाल गजट। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बंगाल गजट भारत का पहला अखबार था। ठीक है, नेक्स्ट है बंगाल गजट का संपादन किसने किया था। जेम्स ऑक्स्ट हिक्की ने। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये आपका यहाँ पर भी आ गया है, संपादन और प्रकाशन किसने किया, जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। नेक्स्ट कहता है फतवा क्या होता है। ये इस्लामिक धार्मिक आदेश होता है। नेक्स्ट रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास जी।
नेक्स्ट कैरिकेचर या कार्टून क्या थे? तो ये भी इम्पोर्टेंट, आपने अखबार में भी देखा होगा आजकल कार्टून छपे होते हैं, तो वो एक्चुअल में व्यंग्यात्मक चित्र होते हैं। नेक्स्ट बांग्ला भाषा में पहली आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी क्या थी? यहाँ पर ये गलत है, ये है आमार जीवन, ये आएगा आमार जीवन। राज सुंदरी देवी इसकी लेखिका रही हैं, उन्होंने अपने जीवन के बारे में लिखा था, यानी महिलाओं के जीवन के बारे में वो एक प्रकार से अटैच हो जाती है, वो कहा ऑटोबायोग्राफी। नेट बेगम मोहम्मद बशीर कौन थे? ये मलयालम जो है वो केरल राज्य की भाषा है। केरला में यानी मलयालम भाषा में लिखने वाले ये व्यक्ति थे, कवि थे, लेखक थे। नेक्स्ट बेगम रुकैया शेखावत हुसैन कौन थी? ये नारीवादी लेखिका थी जो नारियों के पक्ष में लिखने वाली रही हैं। नेक्स्ट स्त्री धर्म विचार, ठीक है, ताराबाई शिंदे की ये क्वेश्चन किताब है, ये इम्पोर्टेंट रहेगा। डायमंड सूत्र जैसा कि ये था, तो ये जापान की छपी हुई किताब थी, डायमंड सूत्र सबसे पुरानी किताब, ठीक है। नेक्स्ट उपन्यास क्या होते हैं? उपन्यास होते हैं लंबी लंबी कहानियाँ, ठीक है, उसको उपन्यास कहते हैं। नेक्स्ट है न्यू टेस्टामेंट, ये बाइबल का भाग है। नेक्स्ट राजा राम मोहन राय कौन थे? ये एक समाज सुधारक थे, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। ज्योतिबा फूले, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये समाज सुधारक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट लुई सेबास्टियन मार्सियर, ये फ्रांसीसी लेखक थे, ये भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। बाल गंगाधर तिलक ये राष्ट्रवादी नेता थे। टोक्यो का पुराना नाम, जापान की कैपिटल सिटी है टोक्यो, जिसको आज हम टोक्यो कहते हैं, उसका पहले नाम होता था एदो। नेक्स्ट गीत गोविंद की रचना करने वाले कौन थे? जयदेव थे। खुशनवीस कौन होते हैं? खुशनवीस का मतलब होता है हाथ से लिखने वाले सुंदर हस्तलेख, जैसे आजकल आपने देखा होगा ना दीवार पे जो वॉल पेंटिंग करते हैं, तो यदि इस टाइप्स के शुरुआत में जो पेंटिंग मुद्रण संस्कृति की शुरुआत हुई थी, तो हाथ से सुंदर लेख लिखे जाते थे, उसको कहते थे खुशनवीस, ठीक है। नेक्स्ट है एडेजेज, इसके लेखक कौन थे? इरेस्मस। तो ये थे हिस्ट्री के सभी चैप्टर। आगे हम ज्योग्राफी के चैप्टर्स का अध्ययन करेंगे।